हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस एमसीक्यू डिस्कशन वीडियो में। जितने भी नए एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मई 25 की एग्जाम के बाद आए, यानी कि MTP1, MTP2 और RTP, इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि जितने भी नए क्वेश्चंस आए वो हमसे छूट ना जाए। डिस्क्रिप्टिव RTP में नए आए जो अपन डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में। अब बारी एमसीक्यूज की। MTP1 का पहला एमसीक्यू, ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट। इसमें ये भी देख लेना एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, और कुछ एमसीक्यूज में आंसर गलत है वो भी देख लेना, तो उस पर समय बहुत ज़ाया मत करना, मैं बता दूंगा उसमें क्या क्लरिकल एरर है। 3 product namely ABC are manufactured. A is classified as healthcare product. B and C are classified as food and grocery product. Product B and C are similar products. Discrete financial information is available for each manufacturing location and each product. There are 2 line managers responsible for manufacturing A, B and C. X manages A and B manages B and C. Operating result of healthcare product A and food and grocery B and C are reviewed by CODM. तो देख के क्या लग रहा है, सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बी और सी मिला के एक सेगमेंट हो जाएगा और एक सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि CODM इस तरह से कलेक्टिवली देख रहा है। मैनेजर भी अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, बी और सी के लिए एक ही असाइन किया है। अब नॉर्मली क्या होता है, आप पैराग्राफ पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो और कर दो। ऐसा नहीं है पहले पैराग्राफ का क्वेश्चन पहले ही होगा, क्योंकि जंबल अप करके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ABC लिमिटेड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन है। तो कितने हैं, 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, हेल्थ केयर, फूड और ग्रोसरी। खत्म। अगला, अगले के लिए रंग बदल देते हैं। ABC प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: रॉ मटेरियल, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, डेटर कलेक्शन और ट्रेड पेबल। ऑपरेटिंग साइकिल पूछा है ABC का क्या होएगा, तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल होता है, तो ये ट्रिन है। ट्रेड पेबल के पीरियड से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी सबका सिंपल दिया हुआ है तो इसमें अपन जोड़ लगा देंगे। 3, 4 और 10, 14 मंथ्स हो जाएगा। ये डिश क्या हूँ, इसके भी मार्क्स हो गए पूरे। यो, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है क्या, तो एक क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ट्रेड पेबल्स का बैलेंस शीट ऑफ ABC में क्या होगा। तो क्योंकि 14 मंथ्स है और ट्रेड पेबल का एवरेज कलेक्शन पीरियड या पेमेंट पीरियड 12.5 है, तो उस लॉजिक से करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। चलिए, देन ABC हैज 30% शेयर कैपिटल ऑफ XYZ एंड एक्सरसाइजेज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी एसोसिएट हो गई है। XYZ होल्ड्स फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, तो एक 70% शेयर कैपिटल है PQR में, तो PQR उसकी सब्सिडरी है, और 30% शेयर कैपिटल है LMN में, यानी वो उसकी एसोसिएट है। मेरी एसोसिएट की सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी होती है, लेकिन एसोसिएट की एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं होती है। विद दिस पर्टिकुलर रूल ABC और XYZ रिलेटेड पार्टी है, ABC और PQR रिलेटेड पार्टी है। ऑब्वियसली बात है, अगर ABC के लिए XYZ है तो XYZ के लिए ABC, और ABC के लिए PQR है तो PQR के लिए ABC। क्यों? क्योंकि इंडेस में 2 साइडेड रिलेशनशिप होती है। AB से रिलेटेड है तो BA से रिलेटेड होगा ही होगा। तो उसके बेसिस पे बोला गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर इंडेस 24 विथ रिस्पेक्ट टू PQR और एलिमेंट ट्रांजैक्शन। ABC should disclose transaction with PQR Limited in separate financial statement. PQR Limited is a related party to ABC because it is a subsidiary of associate XYZ. ठीक है, PQR तो related party है ही है। Not required to disclose transaction with LMN, तो ये भी सही है। ABC को LMN के नहीं दिखाने, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। PQR is to disclose with ABC, ये भी सही है। PQR should not disclose transaction with ABC should not disclose transaction with PQR and SFS. PQR is not a related party of ABC because PQR is a subsidiary. भैया PQR तो related party अभी हमने बोला ABC के लिए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, D। खत्म। अगले पे आइए, स्वागत है आपका। B Limited is engaged in many business including manufacturing and fitness club and sports gymnasium. Yeah. अभी तो मेंटल जिम चल रहा है सर हमारा। इट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहाँ हो गया, गायब हो गया। भूख लग रही है, जिम कर रहा है तो खा गया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी फेस सम इश्यूज एंड फॉर देयर सॉल्यूशन सीक योर प्रोफेशनल एडवाइस। A gymnasium enters into a contract with new member to provide access to its gym for 12-month period 4500 and you can cancel your membership after 3 months. तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना हो जाएगा, 3 महीने का। कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितनी है, 3 months। खत्म। नया क्वेश्चन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम B लिमिटेड।
इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे स्ट्राइकल में, अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट का है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी है, 3 सवाल पूछे। तो अपन तो क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन करके ही रख लेते हैं। इसमें क्या क्या होंगे। 10,000 लेबर आर फुल कैपेसिटी है, कोई मतलब नहीं है, हमें नॉर्मल से मतलब है। 7500 एक्चुअल 6500 है, यानी थोड़ा सा लॉस होगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 1500 है, तो 1500 अपॉन 7500 और 6500 विच एवर इज हायर के लॉजिक से 7500 यानी कि 0.20। अब इसमें एक चीज़ देखना, 6500 लेबर आवर्स है और आगे आप देखो प्रोडक्शन भी 6500 है। इसका मतलब कि 1 आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1:1 का रेशियो है। तो इसका मतलब ये हुआ 0.20 पर आवर और 0.20 पर यूनिट इज दी फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और कितने अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स रह जाएंगे, तो 7500 हम मैन्युफैक्चर करते तो सारे एब्जॉर्ब हो जाते, 6500 ही किए हमने, तो 200 रुपीज अनएब्जॉर्ब रह जाएगा। तो कितने एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 6500 यूनिट के 0.20 के हिसाब से 1300 रुपए एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वाह। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2600 है, तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालें अगर, तो 2600 रुपीज डिवाइडेड बाई 6500 बोले तो 26 बड़े 65 आई 40 पैसा पर यूनिट। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मात्र 60 पैसे पर यूनिट है। आए हाय हाय, इतना सस्ता क्या बना रहे। टोटल यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर 6500 एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज असाइंड यूजिंग फीफो फॉर्मूला। यानी ये 6700 यूनिट जो अपने गए हैं, इसमें से ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 2500। तो ओपनिंग 2500 गया है, यानी कि आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन कितना गया होगा, बचा हुआ 4200 यूनिट्स। अब हम तैयार है, ला फिरंगी ला क्वेश्चन दे। अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेटेड टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, सर 1300। What is total fixed and variable production overhead recognized as part of closing inventory for the year? तो भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी है कितनी हमारे पास, ओपनिंग कितना था सर 2500, और ये बनाया कितना सर 6500, और बेचा कितना सर 6700, तो बचा कितना सर 2300। उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर 60 पैसा, तो 2300 इंटू 0.6 वेरिएबल और ये मिला के अगर करते हैं तो आता है कितना 1380 डिश क्या। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पूछते तो ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, P&L में खर्चा कितना है पूछ रहा है। तो कैसे निकाली सर, अरे यार जितने यूनिट्स तुम्हारे इस साल के क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं और सेल हुए हैं, उसके ऊपर तुम क्या करो, खर्चा निकाल लो। तो देखो प्रोड्यूस कितने हुए हैं इससे मतलब नहीं है, सोल्ड से मतलब है। तो अब एक लॉजिक तो क्या हो सकता था, देखो ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड का 200 रुपये खर्चा, ये तो फिक्स ही है, पक्का ही है। अब इस साल जो बिके यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग 2500 और करंट ईयर के 4200, ये तो 60 पैसे का है, ओपनिंग की कॉस्ट नहीं पता। और अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे ऑप्शंस भी किस तरह के हैं, देखो 4200 इंटू 0.6, यही 2520 हो रहा है। यानी अगर मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दूं और इन दोनों का ही टोटल लगाऊं तो ये 2720 हो रहा है। इसको ऑब्वियसली ऐड करूंगा तो कम से कम क्या होएगा, 1500 2000 कुछ ऐड होएगा, इतना है ही नहीं। तो इसका मतलब ये उससे रिलेटेड खर्चा पूछ ही नहीं रहे, ओपनिंग का कितना है, इस साल में से कितना है। तो आंसर 2720 है नहीं हमारे पास, तो 2740 है। ICI ये तूने क्या गलती करी है। तो अब क्या करना है, एग्जाम में नियरेस्ट वाला टिक करके आ जाना, छोड़ के मत आइयो, ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नियरेस्ट टिक करके आ जाना, तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो अपन भी एलिजिबल होंगे। क्या बोलते बॉस, यस सर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रिपेयर कर रही है, प्रेजेंट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। जेड ने सेल किया है गुड्स कस्टमर को 45 डेज के क्रेडिट पे और एंटाइटल्ड है कैश डिस्काउंट 2% पर एनम अगर पेमेंट किया है 45 डेज से पहले, और इंटरेस्ट 10 पर एनम चार्ज होगा अगर पेमेंट 45 डेज के बाद है। तो भाई इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल बट विथ इंटरेस्ट वाला है।
Z makes sale of goods to customer and credit goods are contained in large container for delivery to delivered destination. The dealer are required to deposit a fixed amount of 10,000 as security for container which is returned only when contract with company terminates. The deposit carry 8% per annum which is payable only when contract is terminated. तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 रुपीज का लार्ज कंटेनर है और ये हमने डिपॉजिट लिया है, तो Z ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं जो कि रीपेबल ऑन टर्मिनेशन है। अब दिक्कत यह है कि टर्मिनेट कब होगा ये नहीं दिया गया। इफ कंटेनर्स आर रिटर्न बाय डीलर इन ब्रोकर कंडीशन और डैमेज देन एडजस्टमेंट आर मेड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं अपन। तो बताओ ट्रेड रिसीवेबल का क्लासिफिकेशन क्या होगा? भाई ये तो करंट ही है, तो वह फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल? ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट से राइज हो रहा है, रिसीव राइट टू रिसीव कैश है तो फाइनेंशियल एसेट है। डिपॉजिट डीलर की बुक्स में क्या होगा? डीलर के लिए एसेट है और ये रिफंडेबल है अपने आप में, तो राइट टू रिसीव कैश है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? इट विल बी अ फाइनेंशियल एसेट। अब ये करंट फाइनेंशियल एसेट होगा या नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है। न जाने क्यों यहां पर ACI ने अज्यूम कर लिया है कि ये नॉन करंट होगा। टेक्निकली MCQ में हमारे पास ऑप्शन नहीं है इधर B और C, नहीं तो हम वो टिक करते, नहीं है तो हम देख के ही लग रहा है पर एनम ब्याज दिया हुआ है तो शायद 12 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से, तो यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। चलो भाइयों, पहला वाला तो खत्म हो गया अपना। आगे 3 तरह के इंटरेस्ट है एसोसिएट में। इक्विटी शेयर 25%, इक्विटी शेयर फॉर विच इक्विटी मेथड इज अप्लाइड, यानी एसोसिएट हमारी एक ही है, उसमें हमने 3 तरह के इन्वेस्टमेंट कर रखे। गले में खिंच। प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है जो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लॉन्ग टर्म लोन 10% पर एनम है, ईयर एंड पे मिलता है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है और ये भी नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कैरिंग वैल्यू सबकी दी हुई है आपको स्टार्ट ऑफ ईयर 1 की। टेबल में फेयर वैल्यू चेंजेस 109 के बताए, तो अकाउंटिंग कैसे होती है? अगर ये एसोसिएट है तो इस पे इंडेस 28 लगेगा, पर प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म लोन ये इक्विटी के नेचर के नहीं है तो पहले इन पे इंडेस 109 लगेगा और उसके बाद अगर 28 में कोई अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है तो वो इसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर और इम्पेयरमेंट लॉस लॉन्ग टर्म लोन पे इंफॉर्मेशन दी गई है। फेयर वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की गिर के 50,000 से गिर के 4.5 लाख हो गई। इम्पेयरमेंट लॉस के बाद ये 2,50,000 हो गया। ये 109 के अनुसार इनकी अकाउंटिंग हो गई। 16 लाख का लॉस करने के बाद इक्विटी शेयर 0 पे आ जाएगा, 6 लाख का एक्सेस लॉस बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का है। पहले प्रेफरेंस शेयर से अपन 4.5 लाख राइट ऑफ कर देंगे तो प्रेफरेंस 0 पे आ जाएगा। बैलेंस 1.50 लाख अपन राइट ऑफ कर देंगे लॉन्ग टर्म लोन से, तो ये 1 लाख पे आ जाएगा। चलिए, तो इक्विटी का क्लोजिंग 0 हो जाएगा, प्रेफरेंस का क्लोजिंग 0 हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का 1 लाख हो जाएगा। खत्म, पैसा हजम। आगे बोला गया है कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, और कुछ इंडिपेंडेंट MCQ से। बढ़िया सर, बढ़िया, चलते जाइए। A first time adopter of Ind AS shall apply requirements of 109 financial instrument and 20 गवर्नमेंट ग्रांट। कैसे? तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर आप पहले देखते थे एस में, तो हम उसमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के गवर्नमेंट ग्रांट लोन में डीम्ड गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग नहीं करते थे और इसकी अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली परमिटेड है अंडर Ind AS 101। तो रेट्रो वाला तो ये गलती हो गया। प्रोस्पेक्टिवली टू गवर्नमेंट लोन एग्जिस्टिंग ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नॉट रिकॉग्नाइज बेनिफिट एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है। प्रोस्पेक्टिवली एट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विल रिकॉग्नाइज बेनिफिट टू गवर्नमेंट लोन, नहीं। रेट्रो नहीं, तो आंसर इज बी। ठीक है। According to principle of integrity under Code of Ethics, chartered accountant will not be knowingly associated with information which he believes to be incomplete but immaterial. नहीं, materially false और misleading statement, सही है। तो बस सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं। चलो अब आ जाते हैं अपन सितंबर 25 की MTP2। ये सब भी नए क्वेश्चंस हैं तो अपन ट्राई कर लेते। ABC Limited is a diversified company engaged in multiple lines of business and operates through several subsidiaries and associates. The group has prepared its consolidated financial statement for March 2024 in accordance with Indian accounting standard.
तो डेट हमारे काम की होती है, हमेशा ध्यान रखना। CFS की बात हो रही है। During preparation of these financial statement, identified accounting issues and errors relating to prior period along with revenue implications under Ind AS. तो क्वेश्चन शायद किसके रिलेटेड है? प्रायर पीरियड आइटम से रिलेटेड है। ABC has investment property original cost 1 lakh inadvertently, गलती से omit to depreciate in previous financial statement, नहीं कर पाए थे पिछले साल में। The property was acquired फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पिछले सालों से 1 अप्रैल 2001, हम हैं 2024 में, यानी कि 3 साल हो गए। इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब देखा जाए तो प्रैक्टिकली 1 अप्रैल 1 पे ये 1 लाख पर आई और 31 मार्च 2, 3 और 4 पे 10-10 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन लगा के इसको इतने पे आना था, जबकि ये आ कितने पे रही है बुक्स में? ये आ रही है सर 1 लाख पे। अभी तो हम बनाएंगे इस साल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रीवियस ईयर में तो मैं रीस्टेट कर सकता हूँ, डेप्रिसिएशन 10,000 का चार्ज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? करंट ईयर 3-4 में तो डेप्री चार्ज कर दूंगा और 2-3 में भी रीस्टेट कर दूंगा। मेरी प्रॉब्लम 1-2 की है, तो फिर मुझे थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट लगेगी, अज्यूमिंग अगर ये मटेरियल है तो, और वहां पे एडजस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अज्यूमिंग इम्पैक्ट ऑफ सेम इज टू बी मटेरियल। We will correct by restating previous year figure prospectively. Error will be corrected retrospectively, restating figures of 2-3, but without a third balance sheet. Retrospectively 2-3 and also a third balance sheet. There is no error. गलत तो C हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। While preparing annual financial statement March 2004, ABC Limited discovers provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office, which is material in amount, which was required to be recognized in annual financial statement of March 2002. अपन है 4 में, 2 साल पहले। Was not recorded due to oversight. Bonus was paid in 3 and was recorded as an expense in 3. तो सर छोड़ो ना, आप क्या करना है, 2 का 3 में हो गया रिकॉर्ड, तो 4 में क्यों परेशान होना है? ना बाबा ना, गलती हमसे सहन नहीं होती है। तो हम 2 का सही करेंगे तो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट रीस्टेट होकर बनेगी और पिछले साल के फिगर्स भी करेक्ट करना पड़ेंगे। तो कैसे ट्रीट करेंगे? नो एडजस्टमेंट, गलत। हमें क्या करना है? थर्ड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग पीरियड की बनानी है और प्रोविजन फॉर बोनस से रीस्टेट करना है रिटेन्ड अर्निंग को। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ वुड यू ट्रीट दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 3-4? तो सी अपने आप में सबसे अप्रोप्रिएट है। और क्या? जिम की मेंबरशिप 7500 पे बेच रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और रिन्यूअल ऑप्शन है 2nd-3rd ईयर में 600 पर 6000 पर ईयर में, और एनुअल एट्रीशन रेट 50% है ईच ईयर है। तो हमें एवरेज आउट करना पड़ेगा क्योंकि सर्विस एक जैसी है, तो हमें एक जैसी इनकम थ्रू आउट द पीरियड बुक करनी है। 7500 100 कस्टमर से, फिर उम्मीद है कि मुझे 50 कस्टमर से 6000 मिलेगा, और फिर बचेंगे 25 कस्टमर, उससे 6000 मिलेगा। टोटल कितने कस्टमर हो गए? तो 175। इससे आप एवरेज निकाल लो। ये एवरेज आपका आ जाएगा 7500 00 प्लस 3 लाख प्लस 150 डिवाइडेड बाय 175। ओहो 100 कस्टमर्स, फिर 50 कस्टमर्स से 6000, और फिर 25 कस्टमर्स से 6000। बॉस कुछ तो पंगा है। कुछ तो इशू हो रहा है। 6857। हाँ, रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज एट 6857। तो ऑब्वियसली बात है 7500 से इसे माइनस करो तो कितना बचेगा? 642 की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी, 643 पर कस्टमर।
नाइस। अगले केस पे आते हैं। MS Limited, a diversified organization with several subsidiary and business line, has prepared financial statement in accordance with Ind AS. During the preparation is following facing issues. MS has acquired heavy machine at a cost of 1 crore with no breakdown of component part, estimated life 10 year. At the end of 6th year, one of the major component turbine requires replacement as maintenance is uneconomical. Okay, descriptive type का question, no problem. The remainder of the machine is perfect and expected to last next 4 years. New turbine 45 lakh, discount rate is 5%. तो ये डी रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन की अकाउंटिंग होगी। इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमारा कैरिंग अमाउंट टरबाइन का 6 साल बाद कितना आ रहा है, तो अपन बात करते हैं 1 करोड़ की। 1 करोड़ में से 6 साल हो गए, 10 साल में से रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, 4 साल बाकी है, तो 40 लाख। इसमें 45 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे गाय के नए टरबाइन के। पर ये टरबाइन हमको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगी, तो ये हम कैसे डी रिकग्नाइज करेंगे, तो 45 लाख आज से 6 साल पहले कितने में आया होगा, 5% का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन फैक्टर है तो इसकी ये कॉस्ट रही होगी। पर हमने इसे डिप्रिशिएट कर दिया है 6/10, तो अभी इसकी वैल्यू बचेगी 4/10। तो 45 लाख डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6 बार इंटू 1343188, इतना माइनस करने का है। तो 7156812 पे आ रहा है। तो टरबाइन की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अपनी क्या निकल गई, आए हाय 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 आए हाय 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 13439 3357। करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ टरबाइन 6th ईयर एंड पे 1343। रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू टरबाइन कितनी होगी, 7156812। ऐसे भी आप देते थे, तो ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए इसी से। इनकम टैक्स 20% है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ट्रांजैक्शन ऑफ असेट लाइबिलिटी ऑफ MS लिमिटेड फॉर 31 मार्च 2006। 6 की बात हो रही है। 40% शेयर होल्डिंग है और ये 45 करोड़ में खरीदी थी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है पर कंट्रोल नहीं है, तो इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ पे 5 में और 6 में 75 पे था। टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में इक्विटी मेथड में प्रॉफिट्स तब टैक्स करते हैं जब उसे डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट डिस्पोज होता है। तो इसका मतलब इसका कैरिंग अमाउंट आज 75 हो गया है और टैक्स बेस इसका 45 है, तो 30 के ऊपर 20% से 6 का अभी तक इस पर DTL बन गया होगा टोटल। और इस साल का डिटेल पूछेंगे तो 5 के ऊपर 20% से 10। चलिए, तो टोटल DTL पूछा है तो 6 बना देंगे। और चार्ज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2006 कितना होगा, तो भाई ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं जा रहा है, ये तो PRL में जा रहा है, तो ये शायद अगले पार्ट से रिलेटेड है। हेड ऑफिस बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च 2005 को। कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन 40 और टैक्स बेस 22 करोड़ था। तो 31 मार्च लिख ही लेंगे अपन 2005। कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन 40, टैक्स बेस 22। 2006 में डिप्रिसिएशन P&L में 2 करोड़ लगा और टैक्स में 1.25। ऑन 31 मार्च बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 45 करोड़, तो 7 से बढ़ा दिया 45। रिवैल्यूएशन का टैक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब पूछा गया है चार्ज टू OCI फॉर डेफर्ड टैक्स फॉर दिस ईयर, तो इस साल क्या चार्ज होगा OCI में, तो सर ये 7 के ऊपर चार्ज लगाना पड़ेगा अपने को, तो 20% से 1.4 का, ये लॉजिक से अपन बता सकते हैं 1.4। अगर P&L का टोटल चार्ज पूछते PRL और OCI मिला के तो कुछ और होता, पर सिर्फ OCI पूछा है तो 1.4 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, prepares financial statement as per Ind AS. Management requires your assistance. 2000 bullet loan with total carrying amount of 5 lakh. You have segmented your borrower group into X and Y. 1000 loan 200, 2 lakh. Y is 1000 loan 300, 3 lakh.
कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ऑप्शन प्रीमियम नहीं है। 4 डिफॉल्ट होते हैं और 600 रुपये का लॉस होता है, ऐसा बोला है, और 2 डिफॉल्ट होते हैं और 450 का लॉस है। अब याद देखना, दिस इज नॉट पर केस, ये टोटल लॉस लग रहा है। अब इससे रिलेटेड क्या है, तो ये लॉस है 2 लाख की वैल्यू पे और ये लॉस है 3 लाख की वैल्यू पे। तो क्वेश्चन ने पूछा है एक्स लॉस रेट क्या है, तो भैया 600 डिवाइडेड बाय 2 लाख परसेंटेज 0.3% और 450 डिवाइडेड बाय 3.15, तो 0.3 और 0.15 खत्म। कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन में गलती क्या होती है, अपन पर एनम करके ये इंटू 4 कर दोगे तो आपका रेट ये हो जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो लकीली यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉब्लम नहीं है। XYZ has invested 40% share capital of N and it is associate. Sold inventory to XYZ for a value of 10 लाख। ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ है दोस्तों। तो XYZ N एसोसिएट है उसकी, N ने इन्वेंट्री बेची है 10 लाख की, तो X के पास है ही अभी, इसमें 10% प्रॉफिट है, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट है। XYZ ने 6 लाख की कस्टमर को बेच दी है, तो 4 लाख की पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये टोटल प्रॉफिट ऑफ एन है, जिसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ एन सिर्फ कितना है, 40,000। उसका 40% हमें हटाना है, जो कि 16,000 होगा। अब प्रॉब्लम देखिए, अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री वुड बी 16,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, यही पूछा है ना, सेल ऑफ इन्वेंट्री 16,000। ओके, XYZ also invested 40% share capital of A Limited, and hence A Limited is also an associate of XYZ. XYZ sold inventory to A for value of 10 lakh. This included 10% profit on transaction price 1 lakh. 6 लाख की इन्वेंट्री आउटसाइड कस्टमर को बिक गई है, तो 4 लाख की बची है के पास, तो सेम हो जाएगा। उस पर 40,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है हमारा, 40% उसका 16,000 है, हम हटा देंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तो ठीक है। N sold inventory to XYZ, the net profit of XYZ from associate N following equity method would be कितना। तो N ने इन्वेंट्री सेल की है XYZ को, यानी ये कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, N ये वाला। तो नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फ्रॉम एसोसिएट N फॉलोइंग इक्विटी मेथड क्या होगा, तो भाई इक्विटी मेथड के अनुसार प्रॉफिट कितना होएगा, तो लॉजिकली तो सर 1 लाख का प्रॉफिट अगर कमाया है उसने, तो हमारा शेयर उस 1 लाख के प्रॉफिट में कितना है, 40,000, और उसमें से अनरियलाइज्ड कितना हटाने का है, 16,000, तो 24,000, 24,000 होना चाहिए। आप देखो ऑप्शन ही नहीं है, और इन भाई साहबों ने ऑप्शन दिया है बी, जो कि कैसे आया है, 4 लाख माइनस 16,000, और ये 4 लाख कहाँ से लेके आए, तो इन्होंने मान लिया है कि ये पूरी की पूरी 10 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो उसका 40% मेरा 4 लाख है। अजीब सी बात है। आगे, सेल ऑफ XYZ, इन केस ऑफ XYZ सोल्ड इन्वेंट्री टू ए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ XYZ वुड बी रिवर्स बाय डेबिटिंग। तो XYZ ने ए को माल बेचा है, अब अपन उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाएंगे कितने का, जो 40% अनसोल्ड गुड्स है, यानी 4 लाख के गुड्स अनसोल्ड हैं। तो ICI अपने क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करता है, वो सेल्स डेबिट करता है 40% से, यानी कि 4 लाख से। तो 10 लाख का 40%, पर 10 लाख में से अभी बचा ही कितना है, 4 लाख ही अनरियलाइज्ड है, अपने को सब कुछ 4 लाख पे करना है। इसका 40% यानी 1,60,000 से सेल्स डेबिट होगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्रेडिट होगा 144 से, और आपके प्रॉफिट्स जो बैलेंसिंग फिगर एडजस्ट होंगे 16,000 से, स्टॉक रिजर्व बना के जो इन्वेंट्री से एडजस्ट होंगे। आइडियली इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से होंगे। आइडियली एंट्री क्या होती है, ICI के मॉड्यूल के अनुसार सही है, गलत जो भी है छोड़ो। सेल्स डेबिट 160, टू इन्वेस्टमेंट 16,000, और टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,44,000। तो ये तो ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बट ठीक है, अब यही आंसर है।
MCQ इंडिपेंडेंट एंड एनटीपीज देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन आइटम दैट मे नीड टू रिकॉग्नाइज्ड ऑन ट्रांजिशन डेट अंडर इंड एस. तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि किसको इंड एस 101 लगाने में चेंज करना है, रिकॉग्नाइज किसे करना है. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिक्लासिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते. कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि इंडेस में इसके बारे में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपका लीगल राइट है इसके ऊपर, जबकि इसमें स्पेसिफिकली था नहीं, इसलिए ये आंसर है. डिस्काउंटिंग क्या है, ये रीमेजर होता है. वहां डिस्काउंटिंग एस में नहीं होती थी, यहाँ होती है ऐसा. डेफर्ड टैक्स तो दोनों में ही रिकॉर्ड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली आइडेंटिफाइज सर्कमस्टांसेस अंडर विच सीए मस्ट और मे डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड नहीं. अलाउड ओनली विथ क्लाइंट परमिशन रिगार्डलेस ऑफ लॉ नहीं. रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट मैंडेटेड बाय लॉ परमिटेड बाय क्लाइंट और प्रोफेशनल ड्यूटी. सही है, बस खत्म. तो ये हो गया आपके दोनों एमटीपी के सारे एमसीक्यूज, यानी 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, 15-15 दोनों मिला के टोटल 30 एमसीक्यूज अपन डिस्कस कर लिया. अब आते हैं अपन आरटीपी. आरटीपी के मैंने अलग से क्यों डाल रखे हैं, क्योंकि आरटीपी सितंबर 25 में जो एमसीक्यू आया है वो एमटीपी में 24 का रिपीट है. तो आप वो कर चुके हो तो इसको मत देखना, आपके लिए वीडियो समाप्त हो गया. और आरटीपी का दूसरा एमसीक्यू भी रिपीट है, पर मैं करवा देता हूँ कि एक जगह आपको सब मिल जाए. HIG globally diversified business conglomerate with operations spanning multiple business segments across various regions worldwide. For maintaining its financial records, the company follows Indian accounting standard. Finance team diligently finalizes the books of account and prepares the financial statement for financial year ending 31st March 2002. It requires insights and accounting suggestions on the following transaction. ठीक है, हमारी डेट आ गई है यहाँ पे मार्च 2002 और कंपनी है HIJ. 1 अक्टूबर 2001, यानी कि ये मिड ऑफ द ईयर है, 6 मंथ्स वाला पंगा आएगा. HIJ सब्सक्राइब 40 million ₹1 loan notes in Z Limited. The loan notes were issued at 90 paise and were redeemable at 1.20 on 30th September 2006, यानी कि 5 years. Interest is payable on 30th September, यानी every year 12 महीने में, but September में in arrears at 4% of par value, यानी कि ₹1 पे. This represents effective annual rate of return of 9.9%, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम इशू डिस्काउंट पर है, इसलिए ये दे दिया है. और हम इसे हेल्ड टू मैच्योरिटी कर रहे हैं, इसका मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगेगा. इनिशियल मेजरमेंट कितने का होगा, तो 40 मिलियन लोन नोट्स आपने 90 पैसे पे लिए तो 36 मिलियन. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा लोन नोट्स का मार्च 2002 पे, तो देखो इनिशियल 36 प्लस 36 के ऊपर 9.9% से ब्याज, बट सिर्फ 6 महीने के लिए. और इस पीरियड में आपको किसी प्रकार का कोई क्या नहीं मिला है बेटा, ब्याज नहीं मिला है. तो ये हो रहा है 37.78. तो बहुत बढ़िया हो गया ये फिनिश. आगे अगर आप इसमें डेट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, गलतियाँ होंगी. 1 अप्रैल 2001 HIG commenced joint construction of property with G Limited. Agreement has been entered into that provides for joint operation and ownership of property. तो ये joint operation. All ongoing expenditure comprising maintenance borrowing cost are shared equally, 50-50 है. Construction was complete on 30 सितंबर 2001, 6 महीने बाद. Utilization started on January, all life 20 years है. तो हम तो डेप्रिसिएशन 6 महीने बाद सितंबर से ही शुरू कर देंगे, 20 साल की लाइफ मान के. यहाँ पे हम लाइफ एक अजम्पशन है कि भैया 20 ईयर्स मानेंगे फ्रॉम सितंबर 2001, ना कि जनवरी, यानी 20 साल 3 महीने नहीं मानना है. डेप्रिसिएशन 20 सितंबर खत्म होते से 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा. टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का 40 करोड़ था. बिसाइड्स इंटरनल अक्रूवल पार्टली फंडेड बाय 10 करोड़ लोन जनवरी 2001. तो अप्रैल से पहले का ब्याज हम ऐड नहीं करेंगे और अप्रैल से सितंबर तक का ऐड करेंगे. तो 10 करोड़ का लोन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 महीने के लिए, तो ये हो गया 50 लाख 0.5. 31 दिसंबर को पे होगा. कंपनी ने 4 लाख मेंटेनेंस के लिए दिया है, तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंस अपने ऑब्वियस सी बात है PRL में डेबिट होगा. दोनों 2-2 लाख डेबिट करेंगे अपना अपना शेयर. पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन बुक्स ऑफ अकाउंट में बताए.
असेट बुक आएगा, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में अपन अपने असेट का शेयर बुक कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट क्या है सर? इट इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन। इनिशियल कॉस्ट ऑफ PPHIG की बुक्स में कितनी आएगी सर? 40,50,000। यस सर, बोल के भी ये मत करना है, इसका आधा आएगा क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन है। तो 2025 पहला ऑप्शन ही देते बदमाश है सर। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जाएगा? जी लिमिटेड यानी ये दूसरा वेंचरर है, तो 20,25,000 पे लाइफ आपको दी गई है कितनी है भाई? 20 ईयर्स, और डिप्रिसिएशन इस साल 6 महीने का लगेगा। 1/40 कर दो सीधे। $50,625 डिश क्या? नाइस। और इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो आपकी आरटीपी में सितंबर 25 की आरटीपी में आया था। ओ यही है, यही है, यही है, यही है वो क्वेश्चन। वन मोर, ये आरटीपी में आया है और ये पहले भी आरटीपी में आ चुका है। FA is a company which manufactures aircraft parts, engines and sell them to large multinational company Boeing and Airbus. Following are detail of some of these transactions which are entered into by the company. 1st April 2002, company began construction of new production line in its aircraft part manufacturing shed. The costs relating to production line are as follows. Cost of basic material 10, ये ऐड हो जाएगा। रिकवरेबल बट नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट, तो इसे इग्नोर करो, कुछ करना ही नहीं है अपने को, प्लस माइनस कुछ नहीं, क्योंकि रिकवरेबल है और एडेड नहीं है, यानी सही है। 3 महीने जून तक की है, सिमिलर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, याद रखना है 3 मंथ्स की है। अदर ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड, एक्सटर्नल एडवाइजर और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है, हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। 2 महीना लगा है रेडी टू यूज और ब्रॉट टू यूज ऑन 31 में, तो अपन इसमें से सिर्फ 0.80 ऐड करेंगे 2 महीने का, ये 10 पूरा ऐड हो जाएगा। अदर ओवरहेड 2 महीने के ही हैं, तो ये 0.90 पूरे ऐड हो जाएंगे। अब नॉर्मल कॉस्ट 0.3 है, तो ये -0.30 हो जाएगा। यूजफुल लाइफ 8 साल की है, तो भैया ये 0.50 पूरा ऐड कर दो, कुछ नहीं दिया है तो, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देंगे। ये दिया हुआ है 1 रुपी 8 ईयर्स 5% डिस्काउंट से 0.68 है, तो 2 लाख कितना हो जाएगा? 1.36। तो कॉस्ट पूछेंगे ही पूछेंगे। 10.8, 11.7, 11.4, 12.2, 13 की कर दी मैंने, 1.7। $13.26 कॉस्ट है अपनी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोडक्शन लाइन कहाँ से आ गया भैया? पहले कॉस्ट पूछो ना हमसे। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन कैपिटलाइज इनिशियली ऑन 31 में 13.26 डिश क्या हूँ, एक तो आया, आ गया। 4 years brought into use production line will require major overall so that it generate benefits for the second half. The estimated cost of overall is 3 lakh और लाइफ इसकी दी हुई है आपको 8 साल। तो डेप्रिसिएशन बड़ा अजीब से लगेगा। कैसे? तो 13.26 में अपन एक काम करो, जो 3 लाख ओवरऑल की कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट होगी 4 साल में, और बचा हुआ 10.26 8 साल में, तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10.26 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0.75, 2.0325 पर एनम का डेप्रिसिएशन है। कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ इस साल, डेप्री कितना लगेगा? 10 महीने का, तो अगर इस साल का पूछा होगा तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, 1.69375। अब देखते हैं पूछा गया, अपन उस हिसाब से निकालते हैं ना।
Which of the following item need to be capitalized in determining production line? Abnormal, no है. Recoverable, no. Initial estimate of cost of dismantling, 2, no. 1.36, yes. ये तो बाद में देखेंगे. लीगल एक्शन भी बाद में अगले पॉइंट से रिलेटेड है. हाँ, टोटल अमाउंट चार्ज टू P&L विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन लाइन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 और बैलेंस ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैरिड टू बैलेंस शीट. तो भाई डिसमेंटलिंग कॉस्ट बैलेंस शीट में कितनी कैरी होगी वो तो अपन निकाल ही सकते हैं. 1.36 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है इससे, 5% है. कृपा करके ध्यान रखें कि हम इसमें 5% ऐड करेंगे, लेकिन 5% सिर्फ कितने समय के लिए? 10 months. तो 1.36 into 5% into 10 divided by 12 plus 1.36. 1.416 is what it says. So 1.42. एक में ही ऑप्शन है तो ये टेक कर दो, आगे बढ़. पर सर फिर भी ये बता दो तो 1.76 कैसे आएगा? तो भाई क्या पूछा गया है, कितना अमाउंट चार्ज किया है P&L में? तो देखो 0.06 तो ब्याज चार्ज हो गया. डेप्रिसिएशन अपन ने फालतू में निकाला था 1.69375. 1.69375 प्लस 0.06 1.754. तो ये आ रहा है उस लॉजिक से शायद 1.754 या 1.76. अब ऐसे देखा जाए तो P&L में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे अब नॉर्मल कॉस्ट भी चार्ज हुई है, तो अब वो ऑप्शन से अपने को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है. नॉइस. आगे बढ़ते हैं बॉयज. व्हाट अबाउट द गर्ल्स? वो तो आगे बढ़ती जा रही है, छोरो तुम अपना देख लो. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 2023, FA provided consultancy services to customer for installation of new system on aircraft. System has considerable problems, so customer has taken legal action for loss of profit with the system. Damages 1.6 lakh. Legal department consider 25% chance successfully defended, यानी 75% लॉस चांस है. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर मोर लाइकली टू लूज, यानी प्रोबेबल है. प्रोबेबल है तो आप क्या करें? प्रोविजन बना दें. और अगर बाइनरी आउटकम होते हैं तो फिर हम प्रोबेबिलिटी बेस की बजाय जो मोस्ट लाइकली आउटकम है उसका प्रोविजन बनाते हैं. तो 1.6 का प्रोविजन बनाते हैं. लीगल डिपार्टमेंट स्टेटेड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस विद सच टाइप ऑफ लॉस, इसलिए कुछ प्रोवाइड नहीं करना है. नहीं, अगर आपको लगता है कि ये इवेंट हुई तो आपको सर्टन है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, तो आप अलग से कंटिजेंट एसेट बुक कर सकते हो. तो गिवन द फैक्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन था लीगल एक्शन में, क्या ट्रीटमेंट होगा 31 मार्च पे लीगल एक्शन का? नथिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड तो गलत है. 1.6 का प्रोविजन विद चार्ज टू P&L ये ठीक है, पर कंटिजेंट एसेट की कोई बात है क्या? 0.4 बेस्ट पॉसिबल ये नहीं चलेगा. लाइबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार्ज टू प्रॉफिट जब क्लेम सेटल होगा, पेमेंट बेसिस पे नहीं. तो बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. चलिए, और आखिरी, FA एक एसोसिएट हैज एन एसोसिएट फ्लाईनेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लाईनेट. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लाईनेट. ये मेरी एसोसिएट कंपनी. ओके, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके नेट इनकम ब्ला 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 ब्ला, पूछे क्या है वो अपन उस हिसाब से देखें ना. अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना ये पूछे ला. आ जाओ, नेट इनकम आफ्टर टैक्स से शुरू करते हैं. चलो, तो इसमें सबसे पहले टैक्स प्लस कर देते हैं. तो टैक्स चार्ज फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 15 ऐड कर दो. अगर टैक्स पेड होता तो बाद में माइनस होता हुआ है. डिक्रीज इन अकाउंट, तो ऐसे अगर आपको सिस्टमैटिक जाना है तो फिर आप क्या करो, नॉन कैश आइटम पहले बार अपन तो चलते जाओ सीधे. डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, तो इससे कैश फ्लो बढ़ते हैं. डेप्रिसिएशन, इसको भी हम एड बैक करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कम हुए हैं पर कैश कम नहीं हुई है. इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट बढ़े तो कैश कम हुई. इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, तो कैश बढ़ गई. डिक्रीज इन वेज पेबल, तो हमने कैश पे करी है इसीलिए तो ये डिस्क्रीज हुआ है, तो ये कम हो. प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो इसको हटा दें. 120, 40, 80, 70, 170, इतना ही है टोटल.
चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो शुड बी 170. नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस है, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल हमने ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमने माइनस कर दिया, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल ऐड कर दिया, डिक्रीज इन वेज पेबल माइनस कर दिया, टैक्स चार्ज ऐड कर दिया, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड माइनस कर दिया. $170 होना चाहिए, यहाँ पे 174 न जाने क्यों दिया हुआ है. चलिए, एनी विच वेज देयर वाज, so I told you there were few errors in this, so these are the errors. ये आपके सारे नए MCQs हो जाते हैं. चलो जी, all the best, bye.